बन चुकी है। मुझे लगता है बहुत जल्द इसकी औपचारिक घोषणा कर दी। अवैध तरीके से इनको अपना समर्थक, अपना वोटर बनाने का निरंतरता में जो प्रयास इनके द्वारा किया गया है, उस पे कहीं ना कहीं अंकुश लगाने का काम हमारी सरकार और चुनाव आयोग के द्वारा किया जा रहा है। पर प्रधानमंत्री के बारे में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना कतई जायज नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा इस योजना का लाभ मेरे ही प्रदेश को, बिहार को मिला है। एक बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्राट जी निभाने का कार्य कर रहे हैं। आवाज जनता की। नीचे करो, थोड़ा सा इसको पीछे रखे भाई। प्रधानमंत्री जी बल्कि विश्वास रखने वाले उनके जितने समर्थक हैं, ये सबके लिए हर्ष और गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री जी देश के एक ऐसे नेता बने हैं जिनको सबसे ज्यादा समय जन सेवा का मौका मिला। सरकार के शीर्ष नेतृत्व करते हुए उन्होंने जनता की सेवा में सबसे ज्यादा समय बिताने का काम किया। मैं मानता हूं कि ये उनके समर्थकों के लिए और हम सब के लिए ये गर्व की बात है। और अभी एक लंबा कार्यकाल उनको इसी सेवा भाव के साथ बिताने का मौका मिले, ऐसी कामना मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से करता हूँ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को घुसपैठिया कहा है। देखिए, अब चुनाव का समय है और ऐसे में भाषा की मर्यादा पुनः तार तार ना हो, इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। बिहार चुनाव में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जी की मां तक को गाली दी गई। ऐसे में विपक्षी जिस तरीके से शब्दों की मर्यादा को खोते हुए चुनाव जीतने के लिए हर स्तर पर गिरने को तैयार होते हैं, ये गलत है। आप एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री, जो लगभग पिछले 25 सालों से सर्वोच्च पद पर विराजमान है, एक मुख्यमंत्री के तौर पर, देश के प्रधानमंत्री के तौर पर, उनके बारे में घुसपैठिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना, मैं समझ सकता हूं उनकी तकलीफ, क्योंकि वे स्वयं इन घुसपैठियों के वोट से ही मुख्यमंत्री बनती आई हैं। ऐसे में जब एसआईआर की बात होती है तो सबसे ज्यादा तकलीफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को ही होती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों का संरक्षण अवैध तरीके से इनको अपना समर्थक, अपना वोटर बनाने का निरंतरता में जो प्रयास इनके द्वारा किया गया है, उस पे कहीं ना कहीं अंकुश लगाने का काम हमारी सरकार और चुनाव आयोग के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में ये तकलीफ उनकी सब समझ सकते हैं, पर प्रधानमंत्री के बारे में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना कतई जायज नहीं। कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के बावजूद आपने यूनिट में लगातार बिहार में कमी देखने को, फूड प्रोसेसिंग यूनिट की जो फैक्ट्री है उसमें कमी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से किसानों के आय जो है वो नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसके लिए क्या पहल किया जा रहा है बराबर में? देखिए, आने वाले दिनों में जिस तरीके से उत्पादन हम लोग का बढ़ रहा है, मेरे मंत्रालय के माध्यम से विभिन्न योजनाओं में, खासतौर पर अगर मैं अपने मंत्रालय की पीएमएफएमई योजना का मैं जिक्र करूं, तो उसमें नंबर 1 राज्य इस साल का बिहार ही रहा है। सबसे ज्यादा अगर लाभ किसी राज्य को हुआ है, और ये आंकड़े
सार्वजनिक हैं ये आंकड़े, ये बताते हैं कि सबसे ज़्यादा इस योजना का लाभ मेरे ही प्रदेश को, बिहार को मिला है। हम अलग अलग योजनाओं के माध्यम से भी, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के माध्यम से भी इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग बिहार में आए। साथ ही में जो इन्वेस्टर्स समिट हम लोग करते हैं उसमें जितने प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जितने इंडस्ट्री लीडर्स हैं, उनको भी प्रोत्साहित किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी यूनिट हमारे राज्य में लगाने का काम करें, क्योंकि कृषि प्रधान राज्य है, उत्पादन ज़्यादा है। मुझे खुशी है कि जिस तरीके से अभी बक्सर में कोको कोला का प्लांट आया, आने वाले दिनों में उसी का विस्तार हाजीपुर में होते हुए देखेंगे। निफ्टम जो मेरे मंत्रालय की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है, जो कि प्रसंस्करण के क्षेत्र से जुड़े हुए छात्रों को शिक्षा देने का काम करता है। मात्र अभी तक 2 ही निफ्टम थे, तीसरा निफ्टम बिहार को बजट में इसकी घोषणा की गई है। उसके लिए हम लोग जमीन लगभग फाइनल कर चुके हैं। हाजीपुर के राजा पाकर में संभवतः हम लोग उस जमीन को हम लोग फाइनल करेंगे। इन तमाम योजनाओं के माध्यम से सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रसंस्करण से जुड़े हुए जितने भी सेक्टर्स हैं उसको भी ज्यादा से ज्यादा बल बिहार में देने का कार्य किया जाए। अच्छा, बिहार में सम्राट मॉडल की बात हो रही है, सम्राट मॉडल अच्छा काम कर रहा है। देखिए, गृह मंत्री के तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्राट जी निभाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में और किस भूमिका में उनका मॉडल प्रदेश में दिखेगा, ये मुझे लगता है कि समय ही बताएगा। पर मैं मानता हूं कि जो नई सरकार भी बनेगी, उस सरकार, भले वो जिसके भी नेतृत्व में वो सरकार बने, उस सरकार में अनुभव मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, उनका अनुभव और उनका मार्गदर्शन जरूर रहेगा। जेडीयू की तरफ से भी कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री अगर बनाया जाए तो जेडीयू से भी बनाया जाए, क्या? देखिए, ये गठबंधन के भीतर इन तमाम विषयों को लेकर बातचीत चल रही है। सो मैटर ऑफ टाइम, समय की बात है। मुझे लगता है बहुत जल्द इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। कौन मुख्यमंत्री होगा, किस दल से मुख्यमंत्री होंगे, कौन उप मुख्यमंत्री होंगे, इन तमाम विषयों को लेकर गठबंधन के 5 दलों के भीतर चर्चाएं ही नहीं, मोटा मोटी सहमति भी बन चुकी है। मुझे लगता है बहुत जल्द इसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी, बहुत जल्द उसकी घोषणा की जाएगी। जैसे मैंने कहा, गठबंधन के भीतर मोटा मोटी इसको लेके सहमति बन चुकी है, बहुत जल्द इसको धमकी दी है, ईरान को कहा है कि हुर्मुज का गेट अगर नहीं खोला गया तो फिर ईरान को तबाह कर दिया जाएगा। देखिए, मुझे लगता है कि ये विदेशी कूटनीति का विषय है, इसमें बहुत ज्यादा चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। हमारी सरकार हर विषय पर नजर बनाए हुई है। इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि इस युद्ध की वजह से कम भारत में कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ना हो जिसकी वजह से लोगों को संकट हो। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.